हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार। हम प्लस टू के अंदर पोल साइंस राजनीतिक विज्ञान का चैप्टर पढ़ रहे थे, भारत और वैश्वीकरण। देखो, ये इकाई फोर्थ थी, आपकी चौथी इकाई थी, उसका ये तीसरा लेसन है। और वैश्वीकरण के बारे में हम पढ़ चुके हैं। वैश्वीकरण का अर्थ पढ़ चुके हैं, वैश्वीकरण की क्या विशेषता होती है, वैश्वीकरण का आर्थिक जो प्रभाव है वो हम पढ़ चुके हैं, वैश्वीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव हम पढ़ चुके हैं, वैश्वीकरण का राजनीतिक इन पर जो प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम जो हमारा जो टॉपिक चल रहा था इस लेक्चर के अंदर, वो चल रहा था भारत पर वैश्वीकरण का प्रभाव। भारत पर वैश्वीकरण का प्रभाव। देखो, हम बात करें वैश्वीकरण, तो सबसे पहले भारत ने जो वैश्वीकरण को अपनाया था 1991 में अपनाया था। उस टाइम जो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री थे वो नरसिंह राव थे, जिन्होंने वैश्वीकरण को अपनाया था। ठीक है। अभी क्यों अपनाया गया था इसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। वैसे तो आपने प्लस वन टेंथ के अंदर, नाइन्थ के अंदर थोड़ा बहुत वैश्वीकरण के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन ये क्यों अपनाया गया था वैश्वीकरण? देखो, क्योंकि 1991 से पहले भारत की जो अर्थव्यवस्था थी ना, वो एक बंद अर्थव्यवस्था थी, क्लोज इकोनॉमी थी, यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था थी। और समाजवाद में जो होता है वो सारा कुछ आर्थिक संसाधन होते हैं, जितने भी देश में रिसोर्स होते हैं, चाहे वो उत्पादन करना होता है, कुछ भी बाजार पर जो नियंत्रण होता है वो सरकार का होता है। होता है सरकार का। सरकार ही टोटल डिसीजन लेती है, निर्णय लेती है। देखो, समाजवादी अर्थव्यवस्था भारत के अंदर 1991 में पहले निजी व्यक्ति काम करते थे, उत्पादन भी करते थे, लेकिन उनको सरकार के नियंत्रण में रहकर ही उत्पादन करना पड़ता था। उनको कोई स्वतंत्रता नहीं थी, कोई आज़ादी नहीं थी उत्पादन के लिए। अगर कोई निजी व्यक्ति अपना पैसा लगाना भी चाहता है, निवेश करना भी चाहता है, बाजार में लगाना चाहता है, तो सबसे पहले उसको सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी, यानी लाइसेंस पद्धति बहुत कठिन थी। लाइसेंस लेकर ही वो उत्पादन कर सकती थी। ऐसे निजी व्यक्ति उत्पादन नहीं कर सकता था, उसको पहले लाइसेंस लेना पड़ता है। सरकार ही डिसाइड करती थी कि उसे किस वस्तु का उत्पादन करना है, कितनी मात्रा में उत्पादन करना है, कहाँ पर बेचना है और कौन से स्थान पर उत्पादन करना है। ये सब कुछ यानी सरकार का नियंत्रण था। कितनी कीमत रखनी है वस्तु की, ये सब सरकार डिसाइड करती थी। इसके कारण निजी व्यक्ति क्या हो गए, थोड़े अपने सोच में कमजोर हो गए, यानी वो यानी बाजार में पैसा लगाना ही बंद कर दिया, क्योंकि उन्होंने सोचा भी इतना नियंत्रण से निजी व्यक्ति को हानि होनी शुरू हो गई, उनको कोई स्वतंत्रता नहीं थी। तो उन्होंने बाजार से पैसा बाहर से वापस निकालना शुरू कर दिया। देसी कंपनियों ने भी पैसा वापस निकालना शुरू कर दिया। इससे बाजार के अंदर जो हलचल थी वो खत्म हो गई, उत्पादन कम हो गया, क्योंकि निवेश बंद हो गया। निजी व्यक्ति निवेश नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो निवेश करते तो उनको सरकार का ज़्यादा कड़ाई से उनके निर्देशों की पालना करनी पड़ रही थी। तो उन्होंने अपना पैसा वापस निकालना शुरू किया, उत्पादन कम हो गया, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, बेरोजगारी बढ़ गई, लोगों की आय कम हो गई, गरीबी बढ़ गई, यानी भूखमरी की स्थिति आ गई। तो ये हमारे यहाँ भारत ने जब सरकार ने सोचा, उन्होंने कहा भी इस भूखमरी को स्थिति को निपटने के लिए, आर्थिक विकास करने के लिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बैंक, विश्व बैंक से आर्थिक सहायता की डिमांड की, मांग की भी हमें आर्थिक सहायता चाहिए। तो उस विश्व बैंक ने ये कहा था भी हम आपको आर्थिक सहायता देंगे, आपको पैसा भी देंगे, लेकिन आपको एक कंडीशन माननी पड़ेगी, एक शर्त माननी पड़ेगी। तो वो ये है कि भी आपको वैश्वीकरण वैश्वीकरण निजीकरण, शहरीकरण, इन सबको अपनाना पड़ेगा। तब जाके भारत ने 1991 के अंदर क्या किया, इस वैश्वीकरण को अपनाया। ये तो स्थिति थी भारत में वैश्वीकरण को अपनाने की। टॉपिक हमारा यह है भी इसका प्रभाव क्या पड़ा, क्योंकि बाकी मजबूरी थी, हमने इस वैश्वीकरण को अपनाया था। स्वतंत्र अर्थव्यवस्था कह सकते हो, खुली अर्थव्यवस्था कह सकते हो, ओपन इकोनॉमी। इसका मतलब अब जो बंद अर्थव्यवस्था थी, देखो 1991 से पहले हमारे यहाँ थी बंद अर्थव्यवस्था। इसका मतलब विदेशी आके बहुराष्ट्रीय कंपनियां यहाँ पर व्यापार नहीं कर सकती थी, उत्पादन नहीं कर सकती थी। सरकार अगर करती तो उसको सरकार के नियंत्रण में रहना पड़ता था। उसके बाद होगी हमारी खुली अर्थव्यवस्था, यानी अब क्या कर दिया गया, अन्य देशों के लिए हमारे देश की अर्थव्यवस्था को खोल दिया गया, निजी व्यक्तियों का प्रभुत्व स्थापित कर दिया गया। देखो, हमने अभी बात की थी, इससे पहले क्या था, लाइसेंस पद्धति थी। लाइसेंस पद्धति 1991 में जब वैश्वीकरण अपनाया था, तो कुछ उद्योगों को छोड़कर
बाकी अधिक जितने भी उद्योग थे, बाकी सभी उद्योगों में लाइसेंस क्या कर दिया गया, लाइसेंस पद्धति को समाप्त कर दिया गया। यानी निजी व्यक्ति अब क्या कर सकता है, अपनी मनमर्जी से पैसा निवेश कर सकता है, अपनी मनमर्जी से वस्तु का उत्पादन कर सकता है, कहीं पर भी उत्पादन कर सकता है। अब उनको लाइसेंस लेने की भी जरूरत नहीं थी, यानी लाइसेंस की भी आवश्यकता नहीं थी, यानी लाइसेंस मुक्त कर दिया गया, लाइसेंस पद्धति को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं वैश्वीकरण। इसका मतलब निजी व्यक्तियों को प्रेरित किया गया, मोटिवेट किया गया। ठीक है, और हमारे देश की जो करेंसी है, जो मुद्रा है, उसको पूर्ण परिवर्तनीय बना दिया, परिवर्तनीय बना दिया। अब हम बात करते हैं भी इसका प्रभाव क्या पड़ा। हम पहले ही पढ़ चुके हैं, भारत एक विकासशील देश है। भारत क्या है, एक विकासशील देश है, विकासशील देश है। और हम पढ़े थे जो वैश्वीकरण है, ये नीति कौन सी है, ये नीतियां विकसित देशों की है। अब देखो, विकसित जो अमीर देश होते हैं, उनकी नीतियां गरीबों पर हम लागू करेंगे तो पता ही है इतना फायदा थोड़ी होगा हमें, क्योंकि विकसित देशों ने तो इसका बहुत बड़ा विकास किया अपना, तो उनकी खुद की नीतियां थी। अब अमीरों की नीति गरीबों पर लागू करेंगे तो ऐसी स्थिति में कुछ ना कुछ तो हमें नुकसान होगा। तो इसका भारत के ऊपर कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा और कुछ सकारात्मक प्रभाव भी। सकारात्मक तो ये पड़ा कि इससे वस्तु का उत्पादन बढ़ा, क्योंकि विदेशी तकनीकें आने लग गई, कुछ राष्ट्रीय कंपनियां आके यहाँ पर फैक्ट्रियाँ स्थापित कर ली, निजी व्यक्तियों ने पैसा निवेश करना शुरू किया, नई नई फैक्ट्रियाँ, उद्योग धंधे स्थापित हुए, नई नई तकनीकें आई, उत्पादन बढ़ा, रोजगार बढ़ा, लोगों की आय बढ़ी, यानी आर्थिक सुधार हुआ, देश का आर्थिक विकास हुआ। जैसी आय बढ़ी वैसी राष्ट्रीय आय भी वृद्धि होने लग गई, यानी उसमें विकास होना शुरू हो गया। ठीक है, अब हम एक बात करते हैं, देखो वैश्वीकरण, जब एक राज्य है दूसरे राज्यों में, देखो वैश्वीकरण की क्या प्रभाव पड़ रहा है, कितनी सुविधा है हमें। हम कहते हैं नकारात्मक पड़ा, लेकिन कुछ फायदा भी है। आप बड़े कोई बाजार में चले जाओ, आप वहाँ पर जापान की वस्तु खरीद सकते हो, आप वहाँ पर अमेरिका की वस्तु खरीद सकते हो, आप वहाँ पर चीन की वस्तु खरीद सकते हो। इसका मतलब आप अगर मान लो आज मेरे को मेड इन जापान की कोई वस्तु चाहिए, तो मैं जापान तो नहीं जा सकता ना, लेकिन इस वैश्वीकरण के कारण आज मैं अपने बाजार में जाकर उस वस्तु को खरीद सकता हूँ, उस वस्तु को मैं ले सकता हूँ। इसका मतलब हमारा ऑप्शन, जो विकल्प है, वो बढ़ चुके हैं, हम उसमें उन वस्तुओं का भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें तो जैसे हम हिमाचल प्रदेश के सेब हैं, अगर वो हमारी राजस्थान में बिक रहे हैं, ये तो वैश्वीकरण नहीं है, ये तो एक राज्य है, हमारे देश के अंदर ही है, दोनों राज्य है। लेकिन जब विदेशी कोई वस्तु हमारे देश में आ रही है, हमारी वस्तु विदेशों में बिक रही है, वो वैश्वीकरण है। वो क्या है, वैश्वीकरण है। यानी इसका वैश्वीकरण पर प्रभाव हम कह सकते हैं भी आप उस वस्तुओं को आराम से कहीं से भी खरीद सकते हो, आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता। अब हम बात करते हैं वैश्वीकरण का लोक संस्कृति पर प्रभाव। देखो लोक संस्कृति, हमने एक बात कही थी, हमने ये पढ़ा था, वैश्वीकरण का संस्कृति सांस्कृतिक प्रभाव पड़ा था। हमने कहा था क्योंकि इससे लोगों की आवाजाही होगी, लोगों की आवाजाही, इसके कारण वहाँ के लोग जब भारत, विदेशी लोग जब भारत में आए, उनकी संस्कृति हमने सीखी, उन्होंने अपनी संस्कृति भारत में आके फैलाई, हमारी संस्कृति देशों में गए, अपनी संस्कृति वहाँ गई। इसका मतलब लोगों की आवाजाही के कारण हमारी लोक संस्कृति, लोग होती है जो हमारे क्षेत्रीय संस्कृति होती है, जैसे हमारे क्षेत्र की जो संस्कृति होती है, उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ा था। जैसे हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर जो रीति रिवाज है, ठीक है, जैसे पंजाब के अंदर भंगड़ा है, राजस्थान के अंदर जो शास्त्रीय संगीत है, ये जो शास्त्रीय संगीत है, अब उसका स्थान पॉप डांस ने ले लिया है। यानी आप देखते हो कि घर बैठे आप विदेशी संगीत को सुन सकते हो, विदेशी संगीत को सुन सकते हो अपने घर बैठे। इसका मतलब अब आप देख लो, अब हम टीवी के अंदर चलाते हैं ना, कोई शास्त्रीय संगीत नहीं सुनता, उससे तो बोरिंग होते हैं हम ज़्यादा ये पॉप डांस जो संगीत होते हैं, जो होते हैं, उनको ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। इसका मतलब हमारी लोक संस्कृति प्रभावित हुई या नहीं हुई, हो चुकी है। अब हम अपने कल्चर को छोड़ चुके हैं और विदेशी कल्चर को अपना चुके हैं, हम देसी संस्कृति को हमने अपनानी शुरू कर दिया, वैसे ही हम रहने लग गए हैं, वैसे हम संगीत सुनने लग गए हैं। यानी अपनी संस्कृति को, अपने आप को, खुद को हमने विदेशी संस्कृतियों के अनुसार ढाल लिया है।
ठीक है। ये है लोक संस्कृति पर प्रभाव, यानी हमारी जो लोक संस्कृति है वो नष्ट होने की कगार पर आ चुकी है, वो धीरे धीरे क्या हो रही है, समाप्त हो रही है, और हमारी संस्कृति के स्थान पर विदेशी संस्कृति अपना स्थान ले रही है। उसके बाद नेक्स्ट आता है वैश्वीकरण का सामाजिक मूल्यों पर प्रभाव। वैश्वीकरण का सामाजिक मूल्यों पर प्रभाव बात करें। सामाजिक मूल्य कौन से होते हैं? तो समाज में रहते हैं हम, नैतिकता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, कर्तव्यनिष्ठा, ये हमारे सामाजिक मूल्य होते हैं, न्यायप्रद समाज। अब वो तो समाप्त हो चुका है भाई, नैतिकता कहाँ रही है, क्योंकि देशी वैश्वीकरण आया, विदेशी संस्कृति हमने सीख ली। हम अपनी संस्कृति यानी भारत की संस्कृति कितनी अच्छी थी, ईमानदारी की, नैतिकता की, हम बड़ों का आदर करते थे, गुरुजनों का, उसके बाद जो हमारे माता पिता उनका आदर करते थे, लेकिन वो वर्तमान में समाप्त हो चुका है। अब हम एक आर्थिक मानव बनकर रह गए हैं। क्या बनकर रह गए हैं? आर्थिक मानव, यानी सिर्फ हम अर्थ को सब कुछ मान लिया, धन को ही सब कुछ मान लिया है, अपने जो सामाजिक मूल्य थे उनको हम छोड़ चुके हैं। यानी सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा है ना वैश्वीकरण का, वो सामाजिक मूल्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। यानी हमारी जो स्थिति थी वो बहुत बुरी स्थिति हो गई है, कोई रहन सहन में हमारा कोई ईमानदारी नहीं है, बिल्कुल ही कोई सत्यनिष्ठा नहीं है, सिर्फ हम आर्थिक मानव धन के लालची बन गए हैं, बस धन ही धन चाहिए हमें। उसके बाद जो सामाजिक मूल्य है, जो सेवा भाव है, वो हमारे में क्या हो चुका है? समाप्त हो चुका है। ईमानदारी समाप्त हो चुकी है, सत्यनिष्ठा समाप्त हो चुकी है, कर्तव्यनिष्ठा, अन्याय, सब कुछ क्या हो चुका है? समाप्त हो चुका है। वो होता है हमारे सामाजिक मूल्यों पर प्रभाव, सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा था। एंड जो हमारे संस्कृति के मूल्य थे, समाज में रहने के जो मूल्य थे, वो क्या हो चुके हैं? नष्ट हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। उसके बाद पढ़ते हैं वैश्वीकरण के परिणाम। देखो परिणाम तो हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि इसका जो ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ा था, हम सीधा एक ये बात रिपीट हो रही है, इसका जो अच्छा प्रभाव यानी अच्छा जिसको परिणाम मिला था, वो तो मिला था विकसित देशों को। कौन से देशों को? विकसित देशों को। ठीक है, सबसे ज़्यादा अच्छा परिणाम मिला था, सबसे ज़्यादा इसका जो विकास किया था जिसने, वो किया था विकसित देशों का। ठीक है, और जिस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा था, नकारात्मक बुरा प्रभाव पड़ा था, वो पड़ा था अविकसित व विकासशील देशों पर। विकासशील यानी हम ये कह सकते हैं परिणाम के रूप में भी, अब विकसित देशों ने इन विकासशील देशों पर एक तरह का आर्थिक आक्रमण किया है। क्या किया है? आर्थिक आक्रमण, यानी अर्थ के आधार पर इनको अपना गुलाम बना लिया है। क्योंकि विकसित देशों की नीतियां थी, देखो अब तो जो भी ये, वैसे तो सीधा तो आक्रमण वाली सिस्टम खत्म हो चुका है, उपनिवेश खत्म हो चुके हैं, उपनिवेशवाद, राज्यवाद, अब अपना उन्होंने अलग तरीका अपना लिया विकसित देशों ने, कि उनको क्या कर लिया? अपना गुलाम बना लिया, उनको पैसा दिया, कर्जा दिया, क्योंकि जो आर्थिक नीतियां थी विकसित देशों की थी। अब ये विकासशील देशों पर आएंगे तो उनको पैसा तो चाहिए ना, धन तो चाहिए, तो ये विकसित देशों ने क्या किया? उनको कर्जा दिया, और कर्जा देकर उसको अपने आर्थिक गुलाम बना लिया। तो इसका मतलब विकासशील देशों पर बुरा प्रभाव भी पड़ा था, लेकिन कुछ अच्छा भी पड़ा था, उनकी आर्थिक प्रगति भी हुई थी। अब हम बात करें वैश्वीकरण की आलोचना की, इसी परिणाम के तहत हम क्या कर लेते हैं? इसकी वैश्वीकरण की आलोचना कर लेते हैं। यहाँ कर देता हूँ मैं, क्या कर लेते हैं? आलोचना। अगर हम वैश्वीकरण के आलोचना की बात करें तो सबसे पहले हम कह सकते हैं राष्ट्र की जो संप्रभुता है, जो स्वतंत्रता है, इस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इसका क्या पड़ा है? नकारात्मक प्रभाव, यानी हमारी अब स्वतंत्रता धीरे धीरे छिनने लगी है। अब हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नियंत्रण में आ चुके हैं, क्योंकि हमने बात की थी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो एक बहुराष्ट्रीय कंपनियां थी। हम ये भी कह सकते हैं प्रभाव पड़ा है, और ये क्या कर सकती है? इनको समाप्त भी कर सकती है। ये वैश्वीकरण इसको क्या कर सकती है? संप्रभुता को समाप्त
कर सकती है आने वाले टाइम में। क्योंकि एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो यहाँ पर अंग्रेज आए थे लेकर 1600 ईस्वी में, और लगभग 190 वर्ष तक राज करके चले गए, वो व्यापार के रूप में आए थे। तो यही इन कंपनियों के लिए कहा जाता है, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनी आती है, वैश्वीकरण के कारण व्यापार करती है, वो राजनीति में हस्तक्षेप करती है, अपनी मनमर्जी की सरकार स्थापित करवाती है। तो ऐसी स्थिति में इस राष्ट्रीय संप्रभुता स्वतंत्रता को समाप्त कर सकती है ये वैश्वीकरण। ठीक है, इसकी आलोचना तो ये है। दूसरी आलोचना, तो भारत जैसे जो विकासशील देश है, भारत जैसे विकासशील देश जैसे विकासशील देशों पर देर सवेरे यानी कभी न कभी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है, बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है, ध्यान रखना। ठीक है, सिर्फ हमने विकासशील शब्द लिखा था, और भारत भी क्या एक विकासशील देश है, हम बार बार यही तो चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि विकासशील देशों पर तो सबसे ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ा था, इसका सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा था। और देर सवेरे इसकी वास्तव में इसको क्या करेंगे, इसको मतलब एक अमेरिका का वर्चस्व हो जाएगा, अमेरिका का वर्चस्व, क्योंकि नीति अमेरिका की है, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं, सोवियत संघ तो विघटित हो चुका था 1991 में, फिर जो मुख्य नीति बची थी वो अमेरिका की तो बची थी। ठीक है, तो अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो जाएगा इन विकासशील देशों, वर्चस्व जानते हो, वो सभी को अपने गुलाम बना लेगा, सभी को अपने गुलाम बना लेगा। इसलिए हम इसकी आलोचना करें तो हम कह सकते हैं भारत अमेरिका का ग्राहक देश बन जाएगा। यानी सिर्फ ग्राहक देश, यानी अमेरिका की वस्तुएं सिर्फ भारत में बिकेगी, भारत के लोगों की वस्तुएं भारत में नहीं बिक पाएगी, यानी टोटल जो वस्तु आने लगेगी वो अमेरिका से आने लग जाएगी, यानी हम अमेरिका के एक तरह के आर्थिक गुलाम हो जाएंगे, वस्तुओं के लिए गुलाम हो जाएंगे, टोटल वस्तुओं का हमारी आवश्यकता है वहीं से पूर्ति होगी। इसका मतलब बाहर की वस्तु आई तो हमारे देश से पैसा तो जाएगा ना। तो ये कुछ इसकी आलोचना है जिसके द्वारा हम पर क्या हो सकता है, नेगेटिव नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, हमारी स्वतंत्रता संप्रभुता को भी नुकसान हो सकता है, जो विकासशील देश है उन पर प्रभाव पड़ेगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा, सब क्या हो सकते हैं, अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो सकता है, अमेरिका का वर्चस्व, क्योंकि वो क्या करता है, इन विकासशील देशों के लिए पैसा देता है, कर्जा देता है, तो कभी ना कभी तो अपना वर्चस्व स्थापित कर लेगा, उसके बाद वो अपना इन सबको गुलाम बना लेगा। ठीक है, भारत एक अमेरिका का ग्राहक देश बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे चर्चा करें, ये तो इसकी आलोचना है। अगर हम उपलब्धियों की बात करें, वैश्वीकरण की उपलब्धियां, वैश्वीकरण की उपलब्धियां, देखो हम ये कहते हैं वैश्वीकरण की आलोचनाएं हैं, लेकिन आलोचना ही नहीं है, साथ साथ में कुछ ना कुछ उससे हमें फायदे भी हुए हैं, यानी हमारा आर्थिक विकास भी हुआ है, यानी आलोचनाओं के साथ साथ हम इसकी उपलब्धियां भी गिना सकते हैं, यानी कुछ ना कुछ तो फायदा हुआ है ना हमें। तो वैश्वीकरण को अपनाया, अगर टोटली नुकसान होता फिर तो हम इसको क्यों रखते, तो छोड़ देते हैं हम, यानी कुछ हमें फायदा भी हुआ है। तो फायदा की हम चर्चा कर सकते हैं, जैसे हम प्रथम कह सकते हैं हमारी जीवन प्रत्याशा दर बढ़ी है, और जो शिशु मृत्यु दर है, मृत्यु दर कम हुई है, यानी हमारी जीवन प्रत्याशा दर बढ़ चुकी है, शिशु मृत्यु दर क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। पहला हमें फायदा यही है, पहले शिशु मृत्यु दर अधिक थी, अब वो कम हो चुकी है, और जीवन प्रत्याशा दर पहले कम थी वो अधिक हो चुकी है। इसके द्वारा हम बात करें तो जो वयस्क मताधिकार है, वयस्क मताधिकार, उसका पूरे विश्व में विस्तार हुआ है, विश्व में विस्तार हुआ है, इसका मतलब सभी विश्व ने इसको अपना लिया है। वयस्क मताधिकार जानते हो ना, भारत में 18 वर्ष का व्यक्ति वोट देने का अधिकारी होता है, वो वयस्क मताधिकार होता है। इससे क्या है, पूरे विश्व में समानता स्थापित हुई है। उसके बाद आप कह सकते हो भोजन में पौष्टिक तत्वों की बढ़ोतरी हुई है,
यानी अब विदेशों से ये जो भोजन जो वस्तुएं आ रही है इसमें पौष्टिक तत्वों की क्या हो चुकी है, बढ़ोतरी हो चुकी है। और भारत के अंदर भी जो वस्तु बन रही है वो भी अब क्या कर रहे हैं, अच्छे पौष्टिक तत्वों की वृद्धि कर रहे हैं। इससे लोगों का जो स्वास्थ्य है वो सुधर रहा है। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें, इस वैश्वीकरण के कारण ही आज आप घर पर टीवी देख सकते हो, रेडियो, उसके बाद आप कह सकते हो कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट। अब ये प्रत्येक व्यक्ति के पास सुविधा है, प्रत्येक व्यक्ति के पास इनकी सुविधा है। ये वैश्वीकरण का ही काम है। जो आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन रखते हो ना अपने जेब के अंदर, ये वैश्वीकरण का ही कारण है। नहीं तो नहीं लग सकते थे कोई, यानी इतने महंगे होते कि हम खरीद ही नहीं सकते थे। ये सिंपल फ़ोन थे ना, ये 6-7 हज़ार के थे, नहीं खरीद सकते थे हम। लेकिन ये वैश्वीकरण का ही कारण है। भी आज आप घर में कंप्यूटर देखते हो, अपने सबके घर में कंप्यूटर मिल जाता है, मोबाइल, इंटरनेट, टीवी, रेडियो, ये सब किसका कारण है, प्रत्येक व्यक्ति के पास उपलब्ध है, सिर्फ वैश्वीकरण के कारण ही उपलब्ध है। इसके बाद हम कह सकते हैं वैश्वीकरण के कारण स्वच्छ जल, पीने का जल उपलब्ध हुआ है, ये भी इसकी एक उपलब्धि है, यानी स्वच्छ जल उपलब्ध हुआ है। उसके बाद हम ये कह सकते हैं, और यानी जीवन के, हमारा जीवन है वो अधिक खुशहाल हो चुका है, जीवन अधिक खुशहाल हो चुका है। और हम लास्ट के अंदर यही बात कह सकते हैं कि वैश्वीकरण के कारण प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में विकास हुआ, विकास हुआ। ये है वैश्वीकरण की उपलब्धियाँ। यानी अकेली आलोचना ही नहीं है, इसकी कुछ उपलब्धियाँ भी है। इससे हमारे जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा परिवर्तन भी हुआ है। टोटल बुरा परिवर्तन नहीं हुआ, अच्छा परिवर्तन हुआ, यानी नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ा, पॉजिटिव प्रभाव भी पड़ा है। उसके बाद हम नेक्स्ट वैश्वीकरण की बात करते हैं निष्कर्ष की। इसके अंदर आपको मेन जो बात बतानी है वो बता देता हूँ इसमें। निष्कर्ष की बात करें तो भारत के अंदर जो वैश्वीकरण को अपनाया गया था, भारत में वैश्वीकरण को वो बनाया गया था 1991 के अंदर, ठीक है। और हमारी अर्थव्यवस्था को क्या कर दिया गया था, अन्य देश की अर्थव्यवस्था के लिए, अन्य देशों की, क्या कह सकते हो, अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ दिया था, अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ दिया, या अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के लिए हमारी अर्थव्यवस्था खोल दी गई, ठीक है, ओपन इकोनॉमी कर दी गई। अब क्या है, कोई विदेशी आके यहाँ पर व्यापार कर सकता है, ठीक है, उसको हम वैश्वीकरण कहते हैं। इससे देश में क्या हुआ, कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा, कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा। लेकिन साथ साथ में एक बात और स्पष्ट हो जाती है यहाँ पर, हमारी जो, अगर हम वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभावों से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। कैसे सोच बदलनी पड़ेगी, इसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा बता देता हूँ आपको। वैसे देखो, हमारी सोच क्या होती है, हमारी सोच ये होती है, जो विदेशी वस्तु होती है ना वो हमेशा अच्छी होती है। भारत की वस्तु से विदेशी वस्तु हमेशा क्या होती है, अच्छी होती है। ये सोच हमारे दिमाग में पहले से पूर्वाग्रह होता है। इसलिए हम बाजार में जाते हैं तो हमेशा विदेशी वस्तुओं को अधिक डिमांड करते हैं, अधिक उसको खरीदना पसंद करते हैं अपने देश की वस्तु के सामने। हम अपनी देश की वस्तु को छोड़ देते हैं, बल्कि विदेशी वस्तु को जरूर खरीदते हैं, क्योंकि हमारी ये सोच है, देशी वस्तु अच्छी होती है। सबसे पहले हमें ये वस्तु, ये जो सोच है वो बदलनी पड़ेगी हमें, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप विदेशी वस्तु को खरीद रहे हो तो इसका हमारे देश में कोई फायदा नहीं हो रहा। टोटल पैसा वो विदेश में जा रहा है, यानी वो विकास, जो आपका पैसा वो है हमारे देश का पैसा, लेकिन वो विकास किसी और देश का कर रहा है, आर्थिक विकास किसी और देश का कर रहा है, रोजगार किसी और देश के व्यक्तियों को दे रहा है, भारत के लोगों को नहीं दे रहा। तो हमें अपने देश की वस्तु के प्रति आकर्षित होना पड़ेगा, अपने देश की वस्तुओं को हमें अच्छा मानना पड़ेगा विदेशी वस्तु के अनुसार। उसे हमें यानी अच्छे तरीके से लेकर चलना पड़ेगा। हमारे भारत की वस्तु है बहुत अच्छी वस्तु, ठीक है, अच्छी वस्तु है, और हम उसका उपयोग करेंगे, विदेशी वस्तुओं का कम उपयोग करेंगे, तब जाके हम कह सकते हैं हमारी एक देश की अर्थव्यवस्था हम सुधार सकते हैं।
यदि हम सारी सोच ऐसी होगी, हम टोटल विदेशी वस्तुओं को खरीदना शुरू कर देंगे तो भारत के उद्योग है वो नष्ट हो जाएंगे, भारतीय वस्तुओं का निर्माण होना बंद हो जाएगा और टोटल पैसा को विदेश में चला जाएगा। वही अंग्रेजों वाली बात, अंग्रेजों ने यही तो नीति अपनाई थी, यानी यहाँ के उद्योगों को नष्ट कर दिया था, टोटल अपनी वस्तु भारत में बेचना शुरू कर दिया था और बाहर से पैसा लेकर चले गए थे। ये तो आर्थिक शोषण था। अगर इससे बचना है तो हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। तो सरकार बार बार कहती है मेड इन इंडिया का यूज़ करना, चाइनीज़ का यूज़ नहीं करना चाहिए। अभी दिवाली आने वाली है तो हमें दिवाली पर कोई भी चाइनीज़ वस्तु का उपयोग नहीं करना, दिवाली पर कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि चीन का पैसा है ना वो टोटल हमारे विरुद्ध यूज हो रहा है, क्योंकि चीन के साथ वैसी तनातनी चल रही है, 1962 में हम पर आक्रमण कर चुका है, वैसे उनके साथ अच्छी नहीं बनती हमारी। अगर हम उसकी वस्तु का उपयोग करेंगे तो पैसा तो वहाँ जा रहा है ना हमारा, तो वही हमारा ही पैसा हमारे विरुद्ध उपयोग हो रहा है, हम पर ही वो नुकसान पहुँचा रहा है। जैसे चाहे वो पाकिस्तान को देकर आतंकवाद को बढ़ा दे रहा है, चाहे कोई स्थिति है, तो मतलब हमारा पैसा हमें खुद को ही खत्म कर रहा है। तो कुछ ना कुछ हमें अपनी सोच बदलकर हमें अपनी देश की वस्तुओं की ओर आकर्षित होना पड़ेगा, तब जाके हम क्या कह सकते हैं, आप अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुधार सकते हैं और अपने देश के अंदर कुछ रोल अदा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है निष्कर्ष के रूप में हम बोल सकते हैं कि हमें ज़्यादातर अपने देश की वस्तुओं का ही उपयोग करना चाहिए। देखो ये तो आपका दायित्व के अंदर भारत और वैश्वीकरण की बात हुई थी, हमने वैश्वीकरण के बारे में सब कुछ पढ़ा था और भारत और वैश्वीकरण के बारे में हम पढ़ चुके। ठीक है, सामाजिक मूल्यों पर प्रभाव, लोक संस्कृति का प्रभाव, ठीक है, ये चीज़ हम कर चुके हैं। उसके बाद आगे जो आपका नेक्स्ट आता है अध्याय 4 सामाजिक आंदोलन। बिल्कुल छोटा सा लेसन है, सिर्फ 10-15 मिनट का लेसन है, एक ही पेज का लेसन है, आप सबसे छोटा लेसन आपके पूरे सिलेबस। देखो सामाजिक आंदोलन क्या होते हैं, जो समाज के द्वारा आंदोलन होते हैं, समाज में आंदोलन होते हैं। हम बता देते हैं सामाजिक आंदोलन वस्तुतः एक ऐसा लचीला शब्द है जिसका संबंध समाज के उन समस्त सामाजिक हितों, जो समाज के हैं सामाजिक हितों सामाजिक समूहों इनके लिए आंदोलन है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र है, इसका मतलब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, और जब प्रतिनिधि का चुनाव होता है तो बहुत से ऐसे समूह हैं क्या होते हैं, प्रतिनिधि से वंचित हो जाते हैं, प्रतिनिधि से वंचित हो जाते हैं। वंचित जानते हो, यानी उनका प्रतिनिधित्व नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्र है, यहाँ पर तो वोटों की बात होती है। मान लेते हैं 70% किसी और को पार्टी को वोट मिल गया तो वो उनके तो लोग विजयी हो जाएंगे, तो इसका मतलब 30% तो अल्पसंख्यक रहेंगे ना, उनकी तो कोई डिमांड सुनेगा ही नहीं, कोई मांग नहीं मानेगा, उनकी तो बात कोई मानेगा ही नहीं। तो जो वंचित समूह है, वंचित, जैसे वो SC ST, चाहे वो एक किसान वर्ग है, चाहे वो निम्न जाति का वर्ग के माँ कह सकते हैं जो SC ST के रूप में, या कोई और भी पिछड़ी हुई जाति है, ठीक है, या हम कह सकते हैं जो श्रमिक वर्ग है, तो वो क्या करते हैं, वो ऐसे अपने आप को, अपनी डिमांड को मनवाने के लिए आंदोलन करते हैं, क्योंकि वो वंचित वर्ग होते हैं, उनको पूरी राजनीति का, पूरे देश के जो आर्थिक कानून है, सिद्धांत है, उनका फ़ायदा नहीं मिल पाता। तो हम कह सकते हैं लोकतंत्र में वंचित रह जाते हैं, उनके लिए सामाजिक आंदोलन है। तो यह एक सामूहिक सामाजिक क्रिया है। क्या है सामाजिक आंदोलन? क्या है? सामूहिक, यानी ये मिलकर करते हैं, सामूहिक सामाजिक क्रिया है। जैसे मान लो एक वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, तो मिलकर करेंगे, यानी सामूहिक रूप से करेंगे, एक व्यक्ति नहीं होगा इसमें, पूरा समूह होगा। एक सामाजिक क्रिया है जिसका उद्देश्य वंचित समूहों के हितों से रक्षा करना है और उनका संवर्धन करना है। यानी सामाजिक क्रिया है, इसका उद्देश्य क्या है, जो वंचित समूह है, यानी जो जिनको अन भी कर दिया गया है, जिनका प्रतिनिधित्व नहीं है, जिनका विकास नहीं हो रहा, जिनको समाज से अलग समझा जाता है, तो वंचित समूहों के विकास की प्रक्रिया कह सकते हो आप, एक विकास की प्रक्रिया है। ठीक है, एक विकास की प्रक्रिया है, उनको उनके हितों की रक्षा होती है, हितों की रक्षा की प्रक्रिया है, और इन हितों को संवर्धन की बात होती है।
जैसे हम बात करते हैं ना महिलाओं को, तो महिलाओं के लिए भी नारीवादी आंदोलन चलता है, क्योंकि महिला भी एक वंचित वर्ग के संबंधित है। तो जो भी ज़्यादा सुविधा दी जाती है वो पुरुष वर्ग को दी जाती है, और वैसे हमारे पितर प्रधान देश है, तो यहाँ पर पुरुष वर्ग को ज़्यादा सुविधा है, महिलाओं को वंचित रखा गया है। तो इसी कारण महिलाएं क्या कर रही है, आंदोलन कर रही है अपने अधिकारों को प्राप्त करने के। तो ये होते हैं सामाजिक आंदोलन, जो वंचित वर्ग है उनके हितों की सुरक्षा करना और इनका संवर्धन करने के लिए जो एक सामूहिक क्रिया होती है उसको ही बोलते हैं सामाजिक। इसके बाद बात करते हैं सामाजिक आंदोलन की श्रेणियाँ। वंचित समझिए ना आप, जिनको समाज से अलग थलग माना जाता है, जिनको समाज के साथ उनको सुविधा प्राप्त नहीं होती। अब मान लेते हैं मेरी कोई जाति है, मेरे को कह दे भी आपको ये सुविधा प्राप्त नहीं होगी, मेरे साथ भेदभाव हो, समाज में भेदभाव हो, तो मैं क्या करूँगा, मैं आंदोलन ही तो करूँगा। फिर हमारी टोटल जाति इकट्ठी होगी, आंदोलन करेगी, बस सिंपल सी बात। जैसे भीमराव जी अम्बेडकर जी ने किया था आंदोलन, क्योंकि उनकी महार जाति थी, निमन जाति मानी जाती थी, उनको उनके साथ भेदभाव होता था, उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। महिलाओं के लिए आंदोलन हो रहा है, यानी वंचित वर्ग जो रखे गए हैं उन जो अपनी सामाजिक क्रिया सामूहिक क्रिया द्वारा आंदोलन करते हैं अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए, उसको बोलते हैं सामाजिक आंदोलन। अब आती है सामाजिक आंदोलन की श्रेणी विभाजन। सामाजिक आंदोलन की श्रेणी विभाजन, यानी हम कुछ श्रेणियों में बांट सकते हैं। देखिए पहला मैं कहूँ जी क्रांतिकारी, क्रांतिकारी आंदोलन, यानी पहली श्रेणी इसकी क्रांतिकारी आंदोलन है। क्रांतिकारी, अब क्रांतिकारी व्यक्ति होते कौन है, ध्यान रखना, क्रांति वो होते हैं जो आमूल परिवर्तन चाहते हैं, आमूल परिवर्तन, इसका मतलब पूरा परिवर्तन। क्रांति वो होती है इसके अंदर पूरा परिवर्तन चाहते हैं, सुधार नहीं चाहते भी इसके अंदर चलो थोड़ा बहुत सुधार कर दें, ऐसा नहीं है। वो चाहते हैं जो ये व्यवस्था चल रही है वो पूरी की पूरी परिवर्तन हो जानी चाहिए, बस इनकी डिमांड ही होती है, इसलिए वो क्रांतियां करते हैं, आंदोलन करते हैं, दंगे करते हैं, उसको वो आती है क्रांतिकारी श्रेणी के अंदर। यानी वो क्या करते हैं, ध्यान रखना, अमूलचूल परिवर्तन चाहते हैं, सुधार नहीं चाहते उस व्यवस्था में, सुधार नहीं करना हमें तो पूरे का पूरा, जैसे अम्बेडकर जी बोलते थे ना, ये गांधी जी जब इनके साथ बनती नहीं थी उनकी, वो यही कहते थे ये संत महात्मा बहुत आए बहुत चले गए, अभी तक वो स्थिति जो निवन जाती है वो अभी तक बनी हुई है ना। यानी इसमें सुधार की आवश्यकता नहीं है, ये तो पूरे का पूरा परिवर्तन होना चाहिए, सिस्टम परिवर्तन होना चाहिए, तब जाके हमारा विकास होगा, इस वंचित समूह का विकास होगा। तो क्रांतिकारी आंदोलन वाले वो होते हैं जो आमूलचूल परिवर्तन चाहते हैं। जैसे हम बात करें नक्सलवादी आंदोलन, नक्सलवादी आंदोलन, ये नक्सलवादी आंदोलन एक आमूलचूल परिवर्तन के पक्षधर है, ठीक है। सेकंड में बात करें सुधारवादी, कुछ आंदोलन ऐसे होते हैं जो सुधारवादी होते हैं। क्या होते हैं, सुधारवादी। ये अमूलचूल परिवर्तन नहीं चाहते, अमूलचूल परिवर्तन नहीं होना चाहिए, बल्कि जो सिस्टम चल रहा है, जो व्यवस्था चल रही है उसमें धीरे धीरे सुधार होना चाहिए, धीरे धीरे सुधार होना चाहिए। ये आंदोलन इस कैटेगरी में आते हैं। देखो ये तो कहते हैं कंप्लीट पूरे का पूरा सिस्टम परिवर्तन होना चाहिए, उसी टाइम परिवर्तन होना चाहिए क्रांति करके, यानी वो जल्दी परिवर्तन चाहते हैं। लेकिन ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं धीरे धीरे सुधार होना चाहिए, परिवर्तन नहीं होना चाहिए बल्कि धीरे धीरे उसमें क्या होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। और वो भी कौन सा, संवैधानिक संसदीय प्रक्रिया से, संवैधानिक संसदीय प्रक्रिया। इसका मतलब ये दंगे वगैरह नहीं करते, ये संविधान के अनुसार धीरे धीरे क्या करना चाहते हैं, सुधार करना चाहते हैं। देखो आंदोलन तो है ना, ये तो आंदोलन क्रांतिकारी है, ये तो कंप्लीट पूरा परिवर्तन चाहते हैं और जल्दी चाहते हैं। ये सुधारवादी है तो धीरे धीरे सुधार करना चाहते हैं उस व्यवस्था में, एकदम नहीं, धीरे धीरे, ठीक है, संवैधानिक संसदीय परंपराओं के तहत। उसके बाद बात करें तीसरा आंदोलन आ गया उपचारवादी। तीसरी इसकी कैटेगरी कौन सी है, उपचारवादी। यानी उपचारवादी संबंधी जो आंदोलन होते हैं वो क्या होते हैं, वो किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष समस्या पर केंद्रित होते हैं। उपचार होता है ना, जैसे मान लो मेरे कोई ऐसी कोई दिक्कत है, समस्या है स्वास्थ्य में, तो इससे पहले वो चेकिंग कराते हैं टोटल शरीर का, चेकिंग करने के बाद एक बीमारी को पकड़ लेते हैं, सिर्फ उसी का उपचार करते हैं। यानी विशेष जो बीमारी होती है उस पर वो केंद्रित कर देते हैं उस दवा को, ऐसे थोड़ी ऐसी दवा देते रहते हैं, तो कभी पैर की दे दी, कभी हाथ की, कभी सिर की, तब तक पता ही नहीं चलेगा भी दवा देने किस चीज़ की। यानी विशेष व्यक्ति या विशेष समस्या की बात करते हैं, यानी विशेष व्यक्ति या विशेष
समस्या पर क्या होते हैं, ये केंद्रित होते हैं। बस उस विशेष समस्या का ही उपचार करना चाहते हैं, उसमें सुधार करना चाहते हैं। ठीक है, उनसे मुक्ति दिलाने की बात करते हैं। बात समझिए ना। क्रांतिकारी अमूलचूल परिवर्तन चाहते हैं, सुधारवादी धीरे धीरे परिवर्तन सुधार करना चाहते हैं। ये टोटल को सुधार नहीं करना चाहते, ये तो बस जो जैसे मान लेते हैं कोई वर्ग है, उसके अंदर कोई समस्या आ रही है तो पूरे वर्ग को परिवर्तन नहीं करते, उस व्यवस्था को परिवर्तन नहीं करते, उस वर्ग के अंदर उस व्यवस्था में जो मेन समस्या है सिर्फ उसको ही मुक्त करना चाहते हैं, अभी वो समाप्त हो जाए। जैसे मेरे पूरा शरीर है तो मेरे शरीर का इलाज थोड़ी करेंगे वो तो सिर्फ उस बीमारी का इलाज करेंगे जो एक स्थान पर पाई जाती है, बस उसी के संबंधित वो दवा देंगे। इसका मतलब विशेष व्यक्ति या विशेष जो समस्या होती है उनका ध्यान उसी पर ही केंद्रित होता है, उससे ही मुक्ति पाने की बात करते हैं, वो होते हैं उपचारवादी कैटेगरी के। चौथा आता है विकल्पी आंदोलन, यहाँ लिख देता हूँ मैं। विकल्पी, ये क्या करते हैं, एक विकल्प देते हैं। क्या करते हैं, ये संपूर्ण सामाजिक जो सांस्कृतिक व्यवस्था में बदलाव लाकर ये कोई अलग विकल्प करते हैं। देखिए मान लेते हैं, ये तो कहते हैं पूरा परिवर्तन, तो ये परिवर्तन करने के लिए, बदलाव करने के लिए वो कहते हैं अगर आप ऐसा बदलाव करोगे उसके स्थान पर ये व्यवस्था काम आ सकती है, यानी एक विकल्प सौंपते हैं। ये क्या सौंपते हैं, विकल्प। जैसे नारीवादी आंदोलन है, जैसे वो एक विकल्प ऑप्शन दे रहे हैं। वो कहते हैं जैसे पुरुष काम कर रहा है, अगर वहां पर महिला भी काम करे तो उतना ही काम कर सकती है महिला, महिला में इतनी क्षमता होती है, यानी वो क्या है, दोनों की क्षमता समान है, इसलिए वो क्या करते हैं, उसका एक विकल्प देते हैं। इसी कारण उनको बोलते हैं विकल्पिक आंदोलन। ठीक है, यानी जो व्यवस्था चल रही है उस व्यवस्था के स्थान पर एक अलग विकल्प की बात करते हैं, अलग विकल्प की बात है। तो 4 कैटेगरी होगी आपके सिलेबस में, 4 ही है। क्रांतिकारी अमूलचूल परिवर्तन, सुधारवादी धीरे धीरे परिवर्तन, उपचारवादी विशेष व्यक्ति विशेष समस्या पर केंद्रित होते हैं, उन्हीं का उपचार करना चाहते हैं। वैकल्पिक यानी ये व्यवस्था के स्थान पर कोई अलग विकल्प भी स्थापित करते हैं, उस विकल्प की बात करते हैं, इसके स्थान पर ये विकल्प यूज किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसके आधार पर कुछ आंदोलन पढ़ेंगे, जैसे हम पढ़ेंगे कृषक आंदोलन, नारीवादी आंदोलन, श्रमिक आंदोलन, उनकी हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी बहुत। देखो सबसे पहले बात करते हैं हम कृषक आंदोलन की, कृषक अधिकार आंदोलन। कृषक अधिकार, देखो ये क्या है, सिंपल सी बात है, कृषक से संबंधित है, किसानों से संबंधित है, क्योंकि हमने पढ़ा था 1991 के अंदर वैश्वीकरण को अपनाया गया था। 1991 में वैश्वीकरण को, इसका मतलब सरकार ने जो लोक कल्याणकारी है, जो सहायता देती थी वो बंद कर दी, सरकार ने सहायता देनी क्या कर दी, बंद कर दी। और सरकार ने इस वैश्वीकरण के कारण ज़्यादा जो ध्यान दिया वो ज़्यादा औद्योगिकरण को ध्यान दिया, औद्योगिकरण की तरफ क्या किया, अधिक ध्यान दिया, यानी किसानों की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं था। इस वैश्वीकरण के कारण ज़्यादा जो सरकार ने ध्यान दिया था वो किस पर दिया था, वो उद्योगों पर दिया था, औद्योगिकरण पर ज़्यादा ध्यान दिया था, वस्तुओं के निर्माण पर अधिक उन्होंने ध्यान दिया था, यानी किसानों के ऊपर उनको कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसका मतलब किसानों को एक तरह का वंचित कर दिया गया, क्योंकि हम ये तो पढ़ते हैं सामाजिक आंदोलन जो वंचित वर्ग के द्वारा किया जाता है, तो सरकार सिर्फ उद्योगों की ओर मुड़ गई, यानी किसानों को वंचित कर दिया, उनको अलग कर दिया, उनके विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। बस तब जाके किसानों ने क्या किया, आंदोलन शुरू किया अपने मांग मनवाने के लिए, उसे बोलते हैं कृषक अधिकार आंदोलन। सिंपल सी बात है, अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए जो कृषक ने आंदोलन शुरू, क्योंकि वैश्वीकरण के युग में जो किसानों की तरफ जो सरकार सहायता दे रही थी वो बंद हो चुकी थी, यानी सरकार ने किसानों की तरफ ध्यान देना ही बंद कर दिया था। टोटल औद्योगिकरण यानी टोटल द्वितीय जो क्षेत्र था उसमें ध्यान देना शुरू। सेकंड नंबर है श्रमिक आंदोलन, ये तो कृषक अधिकार आंदोलन, सेकंड आता है श्रमिक आंदोलन। देखो श्रमिक आंदोलन क्या होता है, वही श्रमिक संघ बना लेते हैं, क्या हो जाते हैं, कुछ श्रमिक संघ बना लेते हैं और फिर वो क्या करते हैं, अपने अधिकारों के लिए, अपने अधिकारों के लिए क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं।
बस वो होते हैं श्रमिक आंदोलन, अपने अधिकारों की मांग करने के लिए। क्यों? यही प्रक्रिया आप पढ़ सकते हो। 1991 के बाद सरकार ने श्रमिकों की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया था, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां थी, उत्पादन कर रही थी, इससे श्रमिकों का शोषण कर रही थी, कम पैसे दे रही थी वो, क्योंकि बेरोजगारी का फायदा उठा रही थी वो, तो यहाँ की जनसंख्या का पैसे कम दे रही थी, काम ज़्यादा करवा रही थी। इसका मतलब ये सरकार ने भी इसकी तरफ ध्यान देना कम कर दिया और श्रमिकों का शोषण भी हो रहा था। सरकार ने इसकी तरफ, इन श्रमिक संघ या उनके वर्गों की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया और उनका शोषण भी हो रहा था। ऐसी स्थिति में फिर श्रमिक संघ क्या हुए, उन्होंने मिलकर संघ बनाकर क्या किया, श्रमिक आंदोलन, अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करना शुरू कर दिया। ऐसे हम उदाहरण दे सकते हैं छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, छत्तीसगढ़ मुक्ति, ये एक श्रमिक आंदोलन ही है जो छत्तीसगढ़ में चल रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम तीसरे नंबर की बात करें। शिक्षक आंदोलन हो गया, श्रमिक आंदोलन हो गया। तीसरा आपका आता है हाँ जी, महिला सशक्तिकरण आंदोलन। देखो इसके बारे में तो बहुत बार पढ़ चुके हैं हम। इसके अंदर क्या है, महिला भी क्या कर चाहती है, यानी 80 के दशक से पहले पहले तो महिलाओं के कल्याण की बात होती थी, लोक कल्याण की बात होती थी, लेकिन 80 दशक के बाद हम कहते हैं महिलाओं ने सशक्तिकरण के लिए भी आंदोलन शुरू कर दिया। फिर वो कहते हैं भी महिलाएं भी पुरुषों के समान क्या होती है, ऊर्जावान होती है, पुरुषों के समान उनमें योग्यता होती है, क्या होती है, योग्यता होती है, यानी पुरुषों के समान वो कार्य कर सकती है, क्योंकि 50% जो जनसंख्या है वो महिलाओं की, अब 50% है, तो उनको उनके बराबर ही अधिकार मिलने चाहिए, ऐसी उन्होंने डिमांड या मांग रखना शुरू कर दिया। क्योंकि उससे पहले क्या होता था, महिलाओं को एक वंचित वर्ग में रखा जाता था, उनको ये सुविधा प्राप्त नहीं थी, अधिकार नहीं थे। यानी हम कहें कई देशों में तो वोट देने के अधिकार नहीं थे, ये वोट देने के अधिकार भी ये नारीवादी आंदोलन हुए थे उसके बाद मिले थे। कई महिलाएं तो वोट ही नहीं दे सकती थी, यही क्या, महिलाओं को तो था ही नहीं था, राजनीति में भाग नहीं ले सकती थी, उनको अधिकार नहीं था, इसका मतलब वो वंचित थी। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, हम कह सकते हैं नारीवादी आंदोलन शुरू किया। ये भी एक सामाजिक आंदोलन था, महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए, महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए, उनको अधिकार देने के लिए, उनको पुरुषों के समान कार्य देने के लिए ये आंदोलन शुरू हुए। और जो वर्तमान में हमारे जो पुरुष प्रधान परिवार है, पुरुष प्रधान परिवार है, इसके विरुद्ध आंदोलन शुरू हुए, क्योंकि पुरुष प्रधान होता है, जो पुरुष होता है पितर प्रधान होता है, सब कुछ उन्हीं की योग्यता चलती है, महिलाओं की बिल्कुल ही नहीं चलती। ऐसी स्थिति में महिलाओं को भी आगे लाया गया, उनको भी सशक्तिकरण किया गया, उनका भी विकास किया गया, उनको भी अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, और इन्हीं अधिकारों के लिए आंदोलन होता है, उसे बोलते हैं महिला सशक्तिकरण आंदोलन। उसके बाद आपका चौथे नंबर का जो आंदोलन होता है उसकी बात कर लेते हैं। चौथा जो आपका आंदोलन है वो है विकास के दुष्परिणामों, विकास के दुष्परिणामों के विरुद्ध आंदोलन। देखो हमारा देश आर्थिक विकास कर रहा है, क्योंकि देश क्या है, हमारा विकासशील देश है। कौन सा देश है, विकासशील देश है, तो विकास कर रहा है। हमने बात की थी, बड़े बड़े बांध बनाए जा रहे हैं, ठीक है, सड़कें वगैरह, यानी आधारभूत संरचना का विकास किया जा रहा है, आधारभूत संरचना का विकास किया जा रहा है। लेकिन क्या है, इस विकास के साथ साथ कुछ दुष्परिणाम भी होते हैं। जैसे हमने बात की, बड़े बांध बनाए जाते हैं, उसके स्थान पर वहां पर बहुत ज्यादा पेड़ पौधे काट दिए जाते हैं, और वहां जो लोग निवास करते हैं, जो परंपरागत अपना व्यवसाय करते हैं, वहां से वो क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं, उनको उस क्षेत्र से निकाल दिया जाता है। क्योंकि मान लो बांध बनाया जाता है तो वहाँ लोग जो रहते हैं जंगलों में, जो अपना परंपरागत व्यवसाय करते हैं, अपना जीवन निर्वाह करते हैं, उनको उस क्षेत्र से निकाल दिया जाता है। ऐसी स्थिति में वो क्या करते हैं, उस विस्थापन के विरुद्ध क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं, उसे बोलते हैं विकास के दुष्परिणामों के विरुद्ध आंदोलन। क्योंकि जब सड़कें वगैरह बनाई जाती है उससे बहुत ज़्यादा पेड़ पौधों को काट दिया जाता है, तो फिर व्यक्ति होते हैं, जो नागरिक होते हैं, वो क्या करते हैं, उसके विरुद्ध आंदोलन, बांध वगैरह बनाए जाते हैं तो उससे बहुत लोग विस्थापित हो जाते हैं, वहाँ से निकाल दिए जाते हैं। तो फिर वो जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन है, वो एक विकास के दुष्परिणामों के विरुद्ध ही आंदोलन है, क्योंकि नर्मदा नदी पर जो सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है, इससे बहुत से लोगों का वहाँ से विस्थापन हो गया। तो उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, उसको
उसके विरुद्ध आंदोलन कर रहे हैं। है तो हमारे देश विकास के लिए, ये बांध नहरें जो बनाई जाती है देश के विकास के लिए बनाई जाती है, लेकिन उसका दुष्परिणाम भी पड़ता है कुछ लोगों पर, और जो जिन लोगों पर पड़ता है वो फिर आंदोलन करते हैं, उसको बोलते हैं विकास के विरुद्ध, जो दुष्परिणामों के विरुद्ध आंदोलन। बस ये 4 ही आंदोलन है आपके, और आपका लेसन इतना ही है, ये चौथा आंदोलन जो सामाजिक आंदोलन है वो इतना ही है। बस आपको सामाजिक आंदोलन के बारे में पढ़ना है, भी वंचित समूहों के लिए जो आंदोलन होते हैं, वंचित समूहों के हितों के लिए होते हैं, उनके संवर्धन के लिए होते हैं, वो सामाजिक आंदोलन होते हैं। सामाजिक आंदोलन की कैटेगरी पढ़नी है आपको, श्रेणी विभाजन पढ़ना है, चाहे क्रांतिकारी है, उपचारवादी है, सुधारवादी है, या आप कह सकते हो उसके अंदर विकल्पवादी है, यानी विकल्प आंदोलन है। बस उसके बाद चापका का आंदोलन है, कृषक आंदोलन है, श्रमिक आंदोलन है, उसके बाद आप कह सकते हो विकास के विरुद्ध जो दुष्परिणाम है उसके आंदोलन है, एक महिला सशक्तिकरण आंदोलन है, ये सामाजिक आंदोलन है सारे। ठीक है, और आपका ये लेसन बिल्कुल सिंपल है, इतना ही है। ठीक है, ये आपका चौथा लेसन भी कंप्लीट होता है, और आपकी 4th यूनिट का जो लास्ट लेसन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक इतना है, थैंक यू।